गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, नून का सेशन में हम पढ़ा रहे हैं आपको इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। होपफुली आप लोगों को पता है कि मैं आपको 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट क्यों बताती हूँ। पता है, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जिसको 1 मार्क्स प्रैक्टिस आपको दिला के जाता ही है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट का जो है डेट वो क्या है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये इनहेंस कब हुआ। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि इसका कमेंसमेंट कब हुआ। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि एक्चुअल में इसकी सन कौन सी है। कभी कभी कंपेयर करके, जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन दोनों की डेट क्या है, ये पूछ लिया जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। चलिए टॉपिक करते हैं अपना स्टार्ट। ठीक है, तो टॉपिक हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। इंडियन एविडेंस एक्ट में हमारा चल रहा है पार्ट नंबर 2, क्योंकि पार्ट नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हम कर रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में हमने पढ़ा, पार्ट नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा, चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5। अब हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, यानी कि पार्ट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 4 हमारा अकॉर्डिंग टू पार्ट नंबर 2, अदरवाइज पार्ट नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं। सेक्शन नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 जो हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 91 से लेके 100 तक। सेक्शन 91 मैंने आपको लेक्चर 1 में कंप्लीट कराया। सेक्शन नंबर 92 मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट कराया। और आज हमारा थर्ड लेक्चर इस चैप्टर का, और इस चैप्टर में मैं आप लोगों को करा रही हूँ सेक्शन नंबर 93 से लेके सेक्शन नंबर 100 तक। ठीक है, सेक्शन नंबर 93 से लेके सेक्शन नंबर 100 तक क्या है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 91, सेक्शन नंबर 93 में और चैप्टर नंबर 94 में, तो सेक्शन नंबर 93 से सेक्शन नंबर 98 तक दो तरीके की डॉक्यूमेंट्स बताए गए। वो है एम्बिगियस डॉक्यूमेंट। एम्बिगियस डॉक्यूमेंट्स, एम्बिगियस बोलिए से एम्बिगियस बोलिए। एम्बिगियस डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, संदिग्ध दस्तावेज क्या होते हैं। संदिग्ध मतलब जिसमें किसी भी तरीके की कहते हैं ना, संदिग्ध हो, मतलब कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही हो, उसको डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट जिनको देखते ही पता ना चल रहा वो जिसमें प्रॉब्लम आ रही हो, जिसमें ये समझ में नहीं आ रहा हो, जिसमें डिफरेंट आ रहा हो, वो सारे डॉक्यूमेंट कैसे कहलाते हैं, एम्बिगियस डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है पेटेंट, एक होता है लेटेंट। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है इम्प्लाइड, एक होता है वर्बली। ठीक है, जिसको बोल के भी बताया जा सकता है, जिसको दिखाया भी जा सकता है, जो कि दिख रहा हो। ठीक है, तो डायरेक्ट और पेटेंट, डायरेक्ट कौन से होते हैं, पेटेंट कौन से होते हैं, वो बताया गया सेक्शन नंबर 93 में, सेक्शन नंबर 94 में। जो लेटेंट हैं, जो इनडायरेक्ट हैं, जो इम्प्लाइड हैं, उनको कहाँ बताया गया है, सेक्शन नंबर 95 से लेकर सेक्शन नंबर 98 तक। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 93 और सेक्शन नंबर 94 की, जो कि हमारे कौन से हैं, डायरेक्ट और पेटेंट वाले। डायरेक्ट संदिग्धताएं क्या होती हैं, जिसको पता है कि ये संदिग्ध है, जिसको पता चल रहा है, वो देखते मात्र से ये पता चल जा रहा है कि हाँ ये वाली प्रॉब्लम है, तो उसमें किसी भी तरीके का ओरल डॉक्यूमेंट, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता है। किसी भी तरीके का अगर आपको एविडेंस देने की बात उठ रही है कि इसको मैं एविडेंस से प्रूव करूं, तो वहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतनी बात इसमें बताई गई है। डायरेक्ट और पेटेंट जो होता है, उसमें सेक्शन नंबर 93 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 90 कहता है अगर किसी भी तरीके की चीज़, किसी भी तरीके के निवारण करने के लिए या उसको दूर करने के लिए कोई साक्ष्य दिया जाना है, तो वो साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। क्या कहता है सेक्शन नंबर 93? सेक्शन नंबर 93 कहता है हमारा, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगियस डॉक्यूमेंट। संदिग्ध दस्तावेज को स्पष्ट करने और उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन, यानी कि उसका निवारण करने के लिए किसी भी साक्ष्य को देने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी एविडेंस को देने की जरूरत नहीं है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देखूं क्या कह, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रयुक्त भाषा जो दे रखी है, जो लैंग्वेज उसमें यूज़ कर रखी है, जो दिखा रखा है, उससे समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए एक इलस्ट्रेशन इन्होंने लिखा, ए एग्रीज इन राइटिंग टू सेल अ हॉर्स टू बी फॉर ₹1000 और ₹1500, यानी कि एक व्यक्ति इस चीज़ के लिए तैयार है कि वो एक अपना घोड़े को सेल कर रहा है लिखित करार के थ्रू
या तो 1000 में या 1500 में, ठीक है। तो एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो विच प्राइस वॉज टू बी टेकन, ठीक है। वहाँ पे वो अपना एक घोड़ा बेच रहा है, अब वो जब घोड़ा बेचेगा तो बता ही देगा कि इसका प्राइस 1000 है या इसका प्राइस 1000 है, इसका प्राइस 1500 है या इसका प्राइस 1500 है, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये है हमारा सेक्शन 93। सेक्शन नंबर 94 कहता है कोई संदिग्धता दर्शाने के लिए भी कोई साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। कि मान लीजिए एक व्यक्ति कहता है कि मुझे ना ये लग रहा है कि यहाँ पे ये संदिग्धता है, इसका रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वहाँ पे इसका भी रीज़न बताने की परमिशन नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? वो ये बताने की ये भी परमिशन नहीं दी जाएगी कि आप ये बताएं कि इन दोनों में डिफरेंशिएट इस वजह से आ रहा है, ये इसमें संदिग्धता है, ये इसमें एम्बिग्यस है। तो उसके लिए एग्जाम्पल आप इसका इलस्ट्रेशन देखिए। खाको रामपुर में 100 बीघे वाली मेरी संपदा ब्लेक द्वारा बेचता है। का के पास रामपुर में 100 बीघे वाली कोई एक संपदा है। इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया सकती विक्रयार्थ अभिप्रेत संपदा किस भिन्न स्थान पर किस स्थित भाव की जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि ए सेल्स टू बी बाय डीड माय एस्टेट ऑफ रामपुर containing 100 बीघास, ए हैज एन एस्टेट टू रामपुर containing 100 बीघास, यानी कि उसके पास ऑलरेडी 100 बीघास में जो एस्टेट है वो है। एविडेंस मे नॉट बी गिवन ऑफ द फैक्ट दैट द एस्टेट मीन टू बी सोल्ड वाज वन सिचुएटेड एट अ डिफरेंट प्लेस एंड ऑफ डिफरेंट साइज, क्योंकि यहाँ पे ये बताने के लिए भी किसी भी चीज़ का यहाँ पे ये बताने के लिए किसी भी तरीके का एविडेंस नहीं देने दिया जाएगा कि उसकी कोई अनदर जगह पे और डिफरेंट टाइप की डिफरेंट विकास में कोई और एस्टेट है या नहीं है, ठीक है। तो ये बात करना हमारा सेक्शन नंबर 94। बात समझ में आ गई आप लोगों को कि सेक्शन नंबर 93 कहता है कि निवारण दूर करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं देने दिया जाएगा संदिग्धार्थ का, और सेक्शन नंबर 94 कह रहा है कि उस संदिग्धार्थ को ही उत्पन्न नहीं करने दिया जाएगा। सीधी सी बात है कि उसको उत्पन्न ही नहीं करने दिया जाएगा। ये होती है डायरेक्ट, इनके लिए कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। गला हो रहा है। चलिए सेक्शन नंबर 95, 96, 97, 98 जैसा कि मैंने आपको बताया किसकी बात करता है, इम्प्लाइड की बात करता है। इम्प्लाइड में क्या कि इम्प्लाइड यानी कि इनडायरेक्ट कोई संदिग्धता आ रही है, इनडायरेक्ट कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एविडेंस दिया जा सकता है, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 94, 95, 96, 97, 98 में एविडेंस दिया जा सकता है। तो सेक्शन नंबर 95 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 95 कहता है अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है जैसे किसी विशिष्ट भाव में। जैसे कि मान लीजिए सेक्शन नंबर 95 कह रहा है कि विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य, जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो रही है, ठीक है। विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन हो, लेकिन मान लीजिए लैंग्वेज तो क्लियर है, लेकिन जो फैक्ट्स है, जो वहाँ पे फैक्ट है, उनके यूज़ करने में वो क्या हो रही है कि वो वेस्ट हो रही है, वहाँ पे वो संदिग्धता उत्पन्न कर रही है। तो ये दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। इसका इलस्ट्रेशन देख लेंगे। खा को मेरा कलकत्ते का ग्रह ब्लेक द्वारा बेचता है। का कहता है कि का कहता है खा से कि मेरे पास कि क्या है, मेरे पास देखिए का कहता है खा से कि मेरे पास ना एक कलकत्ते में का एक सेल कर रहा है प्रॉपर्टी, और कह रहा है कि कलकत्ते में मेरे पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। मान लीजिए इसने कहा एक प्रॉपर्टी है और वो मैं सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। का कलकत्ते में कोई ब्लेक द्वारा बेचता है। का कलकत्ते में कोई ग्रह नहीं था, यानी कि कलकत्ते के अंदर कोई ग्रह नहीं था, लेकिन उसका हावड़ा में, यानी कि उसने ये चीज़ सेल करने की बात की, एक उसने डीड तैयार की और कहा कि कलकत्ते में मेरा एक घर है, मैं उसे सेल करना चाहता हूँ, लेकिन कलकत्ते में उसका कोई घर था ही नहीं, उसका घर कहाँ था, हावड़ा में था, और हावड़ा कहाँ है, कलकत्ते में ही है। तो उसका जो इसको प्रूफ करने के लिए, इसको साबित करने के लिए कि जो संदिग्धता उत्पन्न हुई है, जो प्रॉब्लम आई है, वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो क्या इसका एविडेंस दे सकता है कि वो कलकत्ते का ना करके हावड़ा का मकान बेचना चाहता था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। सेक्शन 95 क्या कह रहा है, अर्थहीन दस्तावेज के बारे में दिया जा सकेगा, विशिष्ट भाव जो है उसका बताया जा सकेगा, एक स्पेसिफिक तरीका बताया जा सकेगा कि मैंने ये ना कह के ये कहने की बात कही थी। ये बात कह रहा है सेक्शन 95। सेक्शन 95 पढ़ने के साथ साथ आपको सेक्शन नंबर 97 भी तुरंत पढ़ लेना चाहिए। सेक्शन नंबर 97 क्या बात करता है, जो बात कहता है सेक्शन नंबर 95 वो बात कहता है सेक्शन नंबर 97, लेकिन अनुपूरक तरीके से, यानी कि उसके अपोजिट तरीके से क्या बात कह रहा है सेक्शन नंबर 97। सेक्शन नंबर 97 कह रहा है तथ्यों के दो संवर्गों में, यानी कि दो पार्ट में
जिनमें से किसी एक को भी कि वह भाषा पूरी की पूरी ठीक लागू नहीं होती, उनमें से केवल एक भाषा को लागू होने के बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है। मान लीजिए कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है, दो तरीके की चीज़ें हैं, दो तरीके की चीज़ों में ये कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है कि आपने इसके बारे में ये बात कही थी या इसके बारे में ये बात कही थी, तो उसको भी प्रूफ करने के लिए एविडेंस दिया जा सकेगा। यानी कि पार्टली इसके बारे में लागू हो रही है कि पार्टली इसके बारे में लागू हो रही है, और लागू होनी है वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर, ठीक है, तो वो उसके लिए प्रूफ किया जा सकेगा। आई बस मैं आप लोगों को जैसे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन्होंने इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, खाको मेरी भा में स्थित माँ के अधिभोग में भूमि बेचने का करा करता है। यानी कि खाको एक से भूमि सेल की जा रही है, वो कैसे की जा रही है, मेरी भा में स्थित माँ के अधिभोग में। यानी कि एक प्रॉपर्टी है जो भा नामक, यानी कि मान लीजिए डी नामक जगह पे एक प्रॉपर्टी है, वो सिचुएटेड है, लेकिन किसके अंडर में है, वो अंडर में है किसके, एन नामक, एन एक व्यक्ति है उसके अंडर में है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में बता दूं कि एक व्यक्ति बी को प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, पेन भी नहीं चल रहा इसको, ए व्यक्ति बी को प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। अगर वो बी को प्रॉपर्टी सेल कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो डी नामक प्लेस पे सिचुएटेड है, लेकिन किसके अंडर में है, वो अंडर में किसकी है, ई नामक व्यक्ति के अंडर में है, ठीक है। उसने ये बात कही, एक बात यहाँ पे हो गई। दूसरी बात उसने कहा है कि का के पास भा में स्थित है वो और जो बेचने का करार करते हैं, का के पास भा में स्थित भूमि है, भूमि तो है, अब वो एक बात आ रही कि ये प्रॉपर्टी तो है लेकिन इसके अंडर में नहीं है, यानी कि ई के अंडर में नहीं है। अब वो ई के अंडर में नहीं है तो वो बात उठ रही है कि किंतु वह भा में स्थित नहीं है, ये दर्शित करने वाले साक्ष्य दिया जा सकेगा। अब वो कह रहा है जो प्रॉपर्टी ई के पास है, जो इसके अंदर में जो प्रॉपर्टी है वो डी में ना हो के वो कहाँ पे है, एन नामक जगह पे है। समझ में आई। ए ने एक प्रॉपर्टी सेल करने की बात की बी को, और ये कहा था उस समय उस विलेख को उसने लिख के दिया कि मेरी एक प्रॉपर्टी है जो ई के अंदर में है लेकिन डी नामक जगह पे सिचुएटेड है। लेकिन जिस प्रॉपर्टी की वो बात कर रहा है वो प्रॉपर्टी कहाँ पर है, वो एन नामक जगह पे सिचुएटेड है, जो ई के अंडर में है, क्योंकि जो डी वाली प्रॉपर्टी है वो ई के अंडर में नहीं है। तो इसको प्रूफ करने के लिए एविडेंस दिया जा सकेगा। यहाँ पे जो संदिग्धता उत्पन्न हो रही है उसको प्रूफ करने के लिए एविडेंस दिया जा सकेगा। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं सेक्शन नंबर 96 की। प्रयुक्त भाषा में कई व्यक्तियों या चीज़ों में से एक को लागू हो रही हो। देखिए सेक्शन नंबर 96 कहता है कि जो भी चीज़ यूज़ की जा रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है वो कई व्यक्तियों में या कई चीज़ों के बारे में कही जा रही है, तो किसी एक को वो लागू हो रही हो। तो सेक्शन नंबर 96 कहता है कि इसके एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। का 1000 रुपये में मेरा सफ़ेद घोड़ा खा को बेचने का करार करता है। का के पास 2 सफ़ेद घोड़े हैं, ठीक है, कितने घोड़े, 2 वाइट घोड़े हैं। उन तथ्यों को साक्ष्य दिया जा सकेगा जो दर्शित करता हो कि कौन सा घोड़ा विपरीत था। वेरी सिंपल, जब कोई लैंग्वेज कंट्रोवर्सी हो रही हो, क्या कंट्रोवर्सी हो रही हो कि वो इस व्यक्ति को के ऊपर लागू है या इस व्यक्ति के ऊपर लागू है, इस चीज़ के ऊपर लागू है या इस चीज़ के ऊपर लागू है, 2 तरीके की सेम चीज़ें हैं, तो वहाँ पे इसको प्रूफ करने का एविडेंस दिया जा सकेगा। जैसे मैंने आपको इसका इलस्ट्रेशन बता दिया, 2 वाइट घोड़े हैं, वो कौन से वाइट घोड़े को बेचने की बात कर रहा है, इसके लिए आपको इलस्ट्रेशन दिया जा सकेगा। बात करते हैं सेक्शन नंबर 98 की। सेक्शन नंबर 98 कहता है कोई लिपि, कोई चित्र, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक फिजिकल रूप में आ रही हो, उसको प्रूफ करने के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको प्रूफ करने के लिए भी एविडेंस दिया जा सकेगा। जैसे एक मूर्तिकार बनाता है और वो एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है और उसे असेंबल ना करके अलग अलग तरीके से लोग दे देता है, तो फिर उसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसने 2 हाथ बनाए होंगे, वो 2 हाथ लगाने हैं। अब समझ में जो व्यक्ति उसे असेंबल कर रहा है उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि राइट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड कौन सा है, तो उसको जो मूर्तिकार होगा वो इस चीज़ का एविडेंस दे सकता है। अगर उसको संदिग्धता उत्पन्न हो रही है तो वो एग्जाम्पल दे सकता है, वो ये एविडेंस दे सकता है कि कौन सा हाथ राइट हैंड है, कौन सा हाथ लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो ये बात करता है हमारा सेक्शन नंबर 98। सेक्शन नंबर 99 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 99 के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको अपना प्रीवियस लेक्चर जब मैंने आपको सेक्शन 92 पढ़ाया था तब वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेक्शन नंबर 92 का जो एक्सेप्शन में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 99, ठीक है। और सेक्शन नंबर 91 के एक्सेप्शन हमने पढ़े थे। सेक्शन नंबर 91 के एक्सेप्शन कौन से हो गए? सेक्शन नंबर 91 के जो एक्सेप्शन है ये है 95, 96, 97, 98। अब सेक्शन नंबर 92 का जो एक्सेप्शन है वो सेक्शन नंबर 92 का एक्सेप्शन कौन सा? सेक्शन नंबर 99। क्या कहता है सेक्शन नंबर 99? जो बात कहता था सेक्शन नंबर 92,
सेक्शन नंबर 92 क्या कहता था कि ओरल एविडेंस का अपवर्जन कर दिया, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस। अलग डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं वो ठीक है, लेकिन ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसकी प्रोविजो बताई थी, 6 टाइप प्रोविजो बताई थी, वो आप लोगों को समझ में आ गए थे। लेकिन सेक्शन नंबर 99 कहता है कि ओरल एविडेंस दिया जा सकता है, ओरल दस्तावेज दिए जा सकते हैं, ओरल डॉक्यूमेंट प्रूफ किए जा सकते हैं। कैसे, कौन कर सकेगा वो? या तो वो पार्टी कर सकेगी या उसके लीगल हेड यानी कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो सेक्शन नंबर 11 में हम सीपीसी में पढ़ते हैं, सॉरी 2 का 11 हम सीपीसी में पढ़ते हैं, वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो ओरल एविडेंस आके दे सकते हैं। सिर्फ इतनी बात इन्होंने बताई है, ठीक है, सेक्शन नंबर 99 में। सेक्शन नंबर 100 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 100 कहता है कि ये इस चैप्टर को ही लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि ये कहता है कि ये जो अधिनियम है ये इस अधिनियम के अकॉर्डिंग ना चल के इस अध्याय की कोई भी बात एक तो किस पे, बिल पे, यानी कि जो हमारी बिल होती है उस पर लागू नहीं होगी। लगाने के बारे में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों में प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। यानी कि इस चैप्टर की जो बात होगी, जो भी ये सब चीज़ होगी, वो किस पे लागू नहीं होंगी? भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, भारतीय सक्सेशन एक्ट जो है हमारा, उस पर लागू नहीं होगी, किसी भी तरीके के बिल पे लागू नहीं होगी। बस इतनी सी बात हमारा सेक्शन नंबर 100 कहता है। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। विद इलस्ट्रेशन मैंने आप लोगों को बता दिया कि सेक्शन नंबर 93 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 94 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 95 से लेकर सेक्शन नंबर 98 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 99 क्या कहता है और सेक्शन नंबर 100 क्या कहता है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए होंगे। इलस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग उससे पूछ सकते हैं, और इसके साथ ही आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एमसीक्यूज क्या होते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक करते हैं हम यहाँ पे अपना खत्म होपफुली। और आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो रहा है। लेक्चर 3 में मैंने अपना पूरा टॉपिक खत्म कर दिया, यानी कि चैप्टर नंबर 6 इज कंप्लीट। ओके, चलिए मिलते हैं कल अपने नए चैप्टर के साथ, नए पार्ट के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।